तेरे बाप की नौकर हूँ क्या जो तेरा सारा काम करूंगी। मुंबई के एक शांत उपनगर विले पार्ले में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में घर के मुखिया रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सरोज देवी, उनका बेटा विराज, बहू अनन्या और 6 साल का पोता चीकू रहता था। एक दिन सरोज देवी का फोन बजा। हेलो, अरे शांता मौसी, आप कैसे हो? क्या आप घर आ रही हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बहुत दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए। विराज और हम सब भी आपको बहुत याद करते हैं। विराज की शादी के बाद आपका आना ही नहीं हुआ। वही तो भाभी, सारी उम्र तो घर की जिम्मेदारियों में ही निकल गई। अब बुढ़ापे में सोचा थोड़ा घूम फिर लूं। कुछ दिन अपनी बेटी के घर रहकर आई हूँ और अब सोच रही हूँ कुछ दिन तुम लोगों के साथ आकर रह लूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा भी मन लग जाएगा। आप जिस दिन आना हो बता दीजिएगा। विराज आपको स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर सरोज देवी फोन रख देती है और 2 दिन बाद शांता मौसी पुणे से मुंबई आ जाती है। बहू, तूने खाने में बढ़िया बढ़िया नाश्ता तैयार कर लिया है ना? तुझे पता है ना तेरी मौसी सास को खाने पीने का कितना शौक है। हाँ, जानती हूँ मम्मी जी। इसीलिए मैंने खाने में उनके लिए इडली सांभर, दही भल्ले, साथ में पूरी और आलू की सब्जी भी बना दी है। अब जब मौसी जी आएंगी तो गर्मा गर्म परोस दूंगी। तभी अनन्या की पड़ोसन ईशा का फोन आता है। हाँ ईशा जी, हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी आई। अनन्या जल्दी से जाने लगती है। अरे, कहाँ जा रही है? बस अभी आई। अनन्या जल्दी से ईशा के घर चली जाती है। अनन्या, मेरी 2 दोस्तें मेरे घर आ रही हैं लंच के लिए और मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। तुम एक काम करो ना, उनके लिए लंच बना दोगी? लो, इसमें प्लीज कहने की क्या बात है ईशा जी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। अब अनन्या उसकी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उधर घर पर विराज शांता मौसी को लेकर घर लौटता है। आओ मौसी जी, कैसी हो? मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मैं ठीक हूँ भाभी, बस ट्रेन से आई हूँ तो सफर में थोड़ी थकावट हो गई। और सच कहूँ तो तुम तो जानती हो, जब तक पेट में कुछ न जाए तब तक मैं ऐसे ही मुरझाई लगती हूँ। अरे, तो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। भाभी, अभी भी तुम ही खाना लगाती रहोगी? अरे अब तो बहू आ गई है, उसे बोलो वो भी कुछ करेगी। अरे वो बहू अभी किसी काम से बाहर गई है। सब उसी ने बनाकर तैयार किया है, मुझे तो बस परोसना है। ये बहू भी ना जाने कहाँ रह गई। घर में मेहमान आए हैं और घर की बहू ही घर में नहीं है। ऐसा कहकर सरोज ही खाना परोस कर उन्हें देती है। उधर अनन्या को पड़ोसन की रसोई में खाना बनाते हुए वक्त का ध्यान ही नहीं रहता। जब तक वो घर लौटती है तब तक सब खाना खा चुके थे। मौसी जी प्रणाम। जीती रहे बहू, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? जी, वो बस जरूरी काम आ गया था। ऐसा कहकर अनन्या किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और अनन्या कमरे में बैठकर सोचती है। बेचारी ईशा जी कैसे सब काम अकेले कर रही होंगी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी तो सब आराम कर रहे हैं, तब तक उनकी तबीयत पूछ कर आती हूँ। ऐसा कहकर अनन्या फिर से ईशा के घर चली जाती है। अरे अनन्या, अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी मेरी दोस्तें तुम्हारे हलवे की तारीफ ही कर रही थीं। इन सब का भी बड़ा मन है, क्या तुम बना दोगी? हलवा? हाँ, वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं अभी बना देती हूँ। कुछ देर बाद वो सबके लिए हलवा बनाने लग जाती है। उधर उसकी सास दिन के खाने के लिए बहू को ढूंढती है, लेकिन वो उसे घर में कहीं नहीं मिलती और थक हार कर वो खुद ही मटर पुलाव बनाती है। अगले 4-5 दिन तक भी यही हाल रहता है। एक दिन शांता मौसी रसोई की खिड़की से अनन्या को पड़ोसन के किचन में ईशा के साथ गप्पे मारते हुए देख लेती हैं। वो सरोज से इस बारे में बात करती हैं। अरे भाभी, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ, बहू हर थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाती है। और आज तो मैंने उसे सामने वाली पड़ोसन से उसकी रसोई में गप्पे लड़ाते हुए भी देखा है। आखिर बात क्या है? बहू के पैर अपने घर पर क्यों नहीं टिकते? जब देखो उछल उछल के उस पड़ोसन के घर पहुंच जाती है। क्या बताऊं मौसी जी,
मैं खुद अपनी बहू की इस हरकत से परेशान हो गई हूँ। कुछ महीने पहले ही वो पड़ोसन यहाँ शिफ्ट हुई है। सुना है पति विदेश में नौकरी करता है और घर में अकेली ही रहती है। एक रोज जब हम बाजार से लौट रहे थे तो वो पड़ोसन ईशा अपनी महंगी चमचमाती कार में से उतरी, तो उसकी चकाचौंध देख बहू उस दिन से बस वहीं की होकर रह गई। बहू जल्दी कर, एक तो मार्केट में इतनी भीड़ थी और ऊपर से थकावट भी हो गई है। अब तू बस जल्दी से घर पर चलकर गर्मा गर्म चाय बना दे। चाय पीने का तो मेरा भी बड़ा मन है मम्मी जी। ये सब्जी का थैला उठाकर तो हालत खराब हो गई। इसीलिए कहती हूँ कि एक स्कूटी ले लेते हैं हम दोनों के लिए। आराम से उसमें बैठकर मार्केट जाएंगे। रहने दे, तेरे साथ जाकर ना मुझे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। चीकू की साइकिल को तो तू संभाल नहीं पाती, स्कूटी क्या संभालेगी? ना बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं इस उम्र में हड्डियां तोड़वाने का। क्या मम्मी जी, आप भी? वो दोनों बातें करते हुए घर के पास पहुंचती ही हैं कि तभी अचानक अनन्या की नजर सामने से आ रही चमचमाती सफेद कार पर पड़ी। कार के शीशे ऐसे चमक रहे थे मानो आईना हो। तभी उसमें से उतरी उनकी पड़ोसन ईशा मेहता, रेशमी साड़ी, बड़े चश्मे। उसे देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी जी देखो ना, नई पड़ोसन जी की कार कितनी सुंदर है। हाय, और वो खुद भी किसी फिल्मी हीरोइन की तरह लग रही हैं। हाँ बहू, सुना है इसका पति विदेश में रहता है, यहाँ अकेली रहती है। अच्छा चलो, अब घर चलो और जल्दी से चलकर चाय बना दो। मम्मी जी, आप ही सब्जी का थैला लेकर चलिए ना, मैं बस अब भी आई। वो मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। सास के जाते ही अनन्या झट से उसके पास पहुंच गई और उससे बातें करने लगी। अरे यहाँ खड़े रहकर कब तक बातें करोगी? चलो ना अंदर चलते हैं, साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ, कॉफी तो मुझे भी पसंद है। उफ, शॉपिंग करके ना अनन्या मैं काफी थक गई हूँ। सर दर्द भी करने लगा है। पहले तो कॉफी पीऊंगी, तभी रिलैक्स मिलेगा। ईशा किचन में जाती है और अनन्या भी उसके साथ किचन में चली जाती है। उसका आलीशान किचन देखकर वो बोली, वाओ, आपका किचन तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, मॉड्यूलर है ना, मैंने शिफ्ट होने से पहले ही इसे डिजाइन करवाया है। अब दोनों गप्पे मारते हुए कॉफी बनाती हैं और साथ में आराम से बैठकर कॉफी पीती हैं। इन सब में अनन्या भूल जाती है कि घर में उसकी सास उसका इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट जाती है। बहू, वो कहाँ रह गई थी? कब से चाय के लिए तेरी राह देख रही थी। अब मैंने बना भी ली और तेरे लिए भी बनाकर रखी है, जाकर पी ले। मम्मी जी, मेरा तो मन नहीं है चाय का। अब वैसे भी कुछ देर में डिनर बनाने का, चली डिनर बनाने। अनन्या अपने किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, जहाँ वो अपने साधारण से किचन को बार बार देख रही थी। उसका मन वही अटक गया था। कुछ दिनों के बाद अनन्या बदलने लगी। पहले जो बहू घर गृहस्थी में रमी रहती थी, अब अक्सर सज सबर कर बाहर झांकने लगी। कुछ दिन बाद आज हलवा बनाया है, वो भी देसी घी डालकर। थोड़ा सा ईशा जी को भी देकर आती हूँ। बेचारी अकेली रहती हैं, पता नहीं कभी खुद के लिए बना भी पाती है या नहीं। ऐसा कहकर अनन्या उसके घर चली गई। अरे अनन्या, आओ, सूप पियोगी? हाँ ईशा जी, वैसे मैं आपके लिए ये हलवा बनाकर लाई हूँ। ओह थैंक यू। वैसे सूप तुम बना दो ना। वो खैर, रोज अपने हाथ का सूप बनाकर पीती हो ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अब अनन्या उसकी रसोई में जाकर सूप बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनन्या घर पर कम और पड़ोसन के यहाँ ज्यादा रहने लगती है। बहू, आजकल तुम्हें घर की जरा भी फिक्र नहीं रहती। जब देखो उस पड़ोसन के यहाँ रहती हो। मम्मी जी, बस थोड़ी देर तो जाती हूँ। अब आसपास और कोई मेरी उम्र की तो है नहीं, एक वही है मेरी फ्रेंड। अब थोड़ी देर उसके साथ हंस बोल लेती हूँ तो क्या हो गया। कुछ देर बाद अनन्या वापस आ जाती है। शांता मौसी भी अनन्या को समझाने की कोशिश करती है, पर अभी भी वो कुछ न कुछ देर बाद उसके घर चली जाती है। फिर एक दिन, अनन्या, कल मेरे घर एक पार्टी है, कुछ मेहमान आ रहे हैं मेरे। तुम भी टाइम से आ जाना, थोड़ी किचन में भी हेल्प हो जाएगी। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अगले दिन अनन्या तैयार होकर टाइम से पार्टी में आ जाती है और आते ही किचन संभाल लेती है। वो सभी मेहमानों का अच्छे से ध्यान रखती है, उन्हें कुछ न कुछ सर्व करती है।
ये वाले स्नैक्स ट्राई कीजिए, ये बाकी स्नैक्स से अलग हैं। कुछ देर बाद ईशा की एक मेहमान उससे पूछती है, ये कौन है जो सभी मेहमानों को स्नैक्स सर्व कर रही है? ये मेरी असिस्टेंट है। अब तुम तो जानती हो मैं कितनी रिच हूँ, और ये असिस्टेंट रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अनन्या उनकी ये बातें सुन लेती है और उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी सास और शांता मौसी भी वहाँ आ जाती हैं। ईशा जी, मैंने तो आपकी हमेशा अपना दोस्त समझकर मदद की है। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे अपनी असिस्टेंट समझती हैं। देखा बहू, जिसे तू अपनी दोस्त समझती थी, असल में वो तो तुझे अपनी नौकरानी समझती है। फिर ईशा भी अपनी नजरें झुका लेती है। उस रात अनन्या चुपचाप घर लौट आती है। घर आकर सबसे माफी मांगती है। अम्मी जी, मौसी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शांता मौसी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, चमक बाहर की होती है, घर की रोशनी दिल से आती है। अब जो हुआ उसे भूल जा, अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से अनन्या ने ईशा के घर जाना बंद कर दिया। अब उसने अपने घर को सजाया, लेकिन पैसों से नहीं, प्यार से। एक शाम बरामदे में चाय पीते हुए शांता मौसी ने अपना दिल खोल दिया। बहू, तूने सबक सीख लिया, ये अच्छी बात है। पर एक बात सुन, मैंने तुम्हें वो दिन याद दिलाया था ना, जब मैंने कहा था कि सफर की थकावट और भूख के कारण मुरझाई लग रही हूँ। सच तो ये है बेटा, वो थकावट सिर्फ सफर की नहीं थी, वो जिंदगी की थकावट थी। अनन्या और सरोज चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। मौसी जी, आप क्या कह रही हैं? वो मैं जिस बेटी के घर से आई थी बहू, वहां भी मैं मेहमान ही थी। मेरे अपने बेटे बहू मेरे ही घर में मुझे बोझ समझते हैं। एक दिन बहू ने साफ कह दिया कि ये घर हमारा है, आप यहाँ किस हैसियत से रह रही हैं? मेरे बेटे ने कहा, माँ, मैं तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ आता हूँ। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी उन्हीं के नाम कर रखी थी। मेरे पास रहने को घर नहीं, प्यार नहीं, सिर्फ मेरा आत्मसम्मान बचा था, जो वहां दिन ब दिन कुचला जा रहा था। तभी मैंने तुम लोगों को फोन किया था। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने शांता मौसी के पैर छू लिए। मौसी जी, ये घर आपका अपना घर है। आप यहाँ जब तक चाहें, जैसे चाहे रहिए। शांता मौसी की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे सिर्फ घर ही नहीं दिया, मेरा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। अनन्या ने उन्हें गले लगा लिया। उसे अब समझ आ गया था कि पड़ोसन के आलीशान किचन और चमकती कार से कहीं ज्यादा मूल्यवान अपने घर का साधारण सा चूल्हा और उसके आसपास बैठे लोगों का प्यार है। और शांता मौसी को भी एक ऐसा घर मिल गया था जहां उन्हें बोझ नहीं, बल्कि परिवार के सबसे प्रिय सदस्य का सम्मान मिलता था।